बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, हम 11 बायो में चैप्टर 3 एंजाइम्स पढ़ रहे हैं। आज हमने ये 3 एसएलओ इंशाल्लाह कवर करने हैं स्लाइड में। बेसिक कंसेप्ट हम एंजाइमेटिक रिएक्शन का पढ़ चुके हैं, किस तरह एंजाइम कैटालिसिस करता है, तो इन फैक्टर्स को स्टडी करना हमारे लिए ईजी है। पहला आपके पास एसएलओ कह रहा है आपने एक्सप्लेन करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किस चीज पर? रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे, यानी कि एंजाइम कोई रिएक्शन करवा रहा हो, टेम्परेचर उसे कैसे असरअंदाज होता है। और हमने एग्जांपल इसमें लेनी है, एक तो ह्यूमन की और दूसरी थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। यानी एक आधा आप ह्यूमन एंजाइम लें और एक आधी आप थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से सिचुएशन को स्टडी करें। तो एक तरह से ये सल्लो आपसे एक फैक्टर को स्टडी करने को कह रहा है और वो फैक्टर है टेम्परेचर। सेकेंड एसएलओ भी एक फैक्टर से रिलेटेड है, लेकिन यहां पे आप पीएच का इफेक्ट चेक करते हो। किस पर? एंजाइम की एक्टिविटी पर। और आप कंपेयर कर रहे हो डिफरेंट एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच को। ये ऑप्टिमम पीएच क्या होती है हमें नाइन्थ में नो हाउ है, लेकिन इसको दोबारा पढ़ेंगे। और ये एंजाइम कौन से हैं उसने हमें स्पेसिफिक कर दिया है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और पेपिन। ये 3 एंजाइम है। और थर्ड हमारा फैक्टर जो एसएलओ में बताया जा रहा है वो है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। तो ये वो 3 फैक्टर्स हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे। इसी के साथ एक 9th के अंदर 4th फैक्टर था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो मैं आपको उसको भी दोबारा यहां पे रिवाइज करवा दूंगा। नॉलेज देखो, हमने इन 3 एसएलओ से जो लिया है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ओवरऑल एसएलओ हमें इन 3 फैक्टर्स को स्टडी करने को कह रहे हैं, लेकिन 9th में हम 4th भी पढ़ चुके हैं, तो एडिशनल मैंने ये ऐड किया सिर्फ हमारी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम एफएससी के साथ साथ एमडी कैट के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो। अब याद करो, अगर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये कंसेप्ट समझाया है कि केमिस्ट्री में हमें पता लगता है प्रोडक्ट तब तक नहीं बनता जब तक आपके पास रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा से ज्यादा ना हो। मैंने वर्ड यूज किया है इफेक्टिव कोलिजन, सिर्फ कोलिजन नहीं कहा। जितनी ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होती है, इफेक्टिव कोलिजन से मतलब है जिसके नतीजे में प्रोडक्ट बन सके, या जहां पे रिएक्टेंट्स की ओरिएंटेशन ऐसी हो कि उनको आपस में रिएक्ट करवाया जा सके। ठीक है, अब आप खुद देखो, जितना ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। हम कैसे इनकी कोलिजन को बढ़ा सकते हैं? एक तरीका यह होता है नॉन लिविंग सिस्टम में कि आप वहां पे बाहर से हीट अप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, यहां पे लिविंग सिस्टम के अंदर हम किन चीजों को ले रहे हैं? हम रिएक्टेंट यानी कि हमारा सबस्ट्रेट और एंजाइम, इनकी कोलिजन की बात करेंगे। जितना ज्यादा एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कोलाइड करेंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। कोलिजन का मतलब है कि रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट और एंजाइम मूव कर रहे हैं। जब भी कोई मॉलिक्यूल या चीज मूव करती है तो वहां पे हमने पढ़ा है जो एनर्जी होती है वो असल में काइनेटिक एनर्जी होती है। तो असल में अगर आप एंजाइम और सबस्ट्रेट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो उससे इनकी कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितना इनकी कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे उतना आप देखोगे एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो टेम्परेचर का इफेक्ट यहां कैसे आएगा? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर से इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। जब आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उनकी मूवमेंट ज्यादा होगी, मूवमेंट ज्यादा होने से उनकी इफेक्टिव कोलिजन के चांस बढ़ेंगे और कोलिजन के चांस बढ़ने से प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ये देखो, आपके पास सिंपली डायग्राम में भी यही चीज शो करवाने की कोशिश की गई है। एरो एक साइड पे बड़े करके आपको यह दिखाया जा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से किस तरह इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, और दूसरी तरफ टेम्परेचर लो करने से आपके पास काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है। तो आपके पास एक तरफ स्लो रेट है और एक तरफ फास्ट रेट हो रहा है रिएक्शंस का। अब टेम्परेचर जो है आप जैसे जैसे बढ़ाओगे, हमारे पास वो जो एनर्जेटिक कोलिजन हो रही है एंजाइम सबस्ट्रेट की वो बढ़ेगी। जैसे जैसे कोलिजन बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और हमने इसकी एक एस्टिमेशन भी फाइंड आउट कर ली कि ऑलमोस्ट होता यह है कि जब आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करते हो ना, तो हमने ये देखा है
कि जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं वो डबल हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन जिन्हें एंजाइम कैटालाइज कर रहा होता है, अगर आप उन रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज करो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। और टेम्परेचर क्या असल में करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के उनकी कोलिजन के चांसेस इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो इंक्रीज हो रहा है ना कि 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, इसकी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे हर दफा ऐसे ही होगा कि रिएक्शन रेट हर 10 डिग्री के बाद डबल हो जाएगा। इसकी एक रेंज है, एक रेंज में आप देखते हो ऐसा होता है। अगर आप उससे भी मजीद टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उल्टा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने की बजाय स्लो होना शुरू हो जाता है। यही चीज हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो टेम्परेचर होता है जिस पे मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इसे आप कहते हो ऑप्टिमम पीएच। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, आपने देखा एक टेम्परेचर की वैल्यू वहां ऐसी भी आई जिस पे एंजाइम की जो एक्टिविटी थी वो मैक्सिमम हो गई थी। हमने इस टेम्परेचर को कह दिया कि ये एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और ह्यूमन बॉडी के जितने भी एंजाइम है ना, इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 97 डिग्री या 97 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हमारा चूंकि पूरी बॉडी का टेम्परेचर हमने 37 डिग्री रखना होता है, तो इसका ऑब्वियस मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी एंजाइम है उन सब का ऑप्टिमम टेम्परेचर भी फिर यही होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी का 30 हो जाए, 20 हो जाए, 40 50 हो जाए, सभी इसी टेम्परेचर पे ऑप्टिमाइज होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टेम्परेचर इस वैल्यू से बढ़ेगा तो आप देखोगे कि एंजाइम डी नेचर होंगे। जब एंजाइम डी नेचर होंगे तो उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। ये एंजाइम डी नेचर होने से क्या मुराद है, हम ये बात पढ़ के आए हैं कि एंजाइम असल में अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं, और ये अमीनो एसिड जो हैं ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर जब अरेंज होते हैं तो ये एक स्पेसिफिक शेप में आ जाते हैं। ओवरऑल वो शेप ग्लोबुलर होती है, लेकिन उस ग्लोबुलर शेप के अंदर जब आप देखते हो तो आपको अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर नजर आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एंजाइम अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। जब हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा करते हैं ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज्यादा करते हैं, तो होता यह है कि आपके पास एंजाइम के जो अमीनो एसिड्स हैं इनके एटम्स की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। एक वक्त आता है आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, वाइब्रेशन बढ़ती बढ़ती इतनी ज्यादा हो जाती है कि अमीनो एसिड्स के जो एटम्स हैं इनके दरमियान बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। जैसे ही एटम्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करता है, अब आप देखते हो कि एंजाइम का वो जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है और उसकी एक्टिव साइड की जो स्पेसिफिक शेप है ये डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे ही एंजाइम का स्ट्रक्चर और उसकी एक्टिव साइड की शेप डिस्टर्ब होती है, एंजाइम अपना काम करना बंद कर देता है। हम कहते हैं एंजाइम डीनेचर हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास रीजन है कि क्यों हमारे पास एक लिमिट तक ही टेम्परेचर बढ़ाने पे एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है, जबकि उसके बाद भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ने की बजाय हमें डिक्लाइन होती नजर आती है। इसी चीज को हमने ग्राफ से भी समझना है। ठीक है, ये वही बात जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, हमने बुक के अंदर इसे समराइज कर दिया कि हाई टेम्परेचर क्या कर रहा है, बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है। जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो एंजाइम का जो टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है ये लॉस होता है, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी लॉस हो जाती है। चलें जी, इसे ग्राफ से हम अंडरस्टैंड करते हैं। आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। स्टार्ट में क्या हुआ, हमने जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करवाया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा था, लेकिन एक लिमिट तक, और वो लिमिट क्या है, ह्यूमन बॉडी में 37 डिग्री है। इस टेम्परेचर पे हमने देखा कि एंजाइम की एक्टिविटी अपने पीक पे थी। इस टेम्परेचर को हमने नाम दिया ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर इस रेंज से ज्यादा किया, एंजाइम क्या हुआ, डीनेचर, इसके अमीनो एसिड्स के बॉन्ड ब्रेक करके शेप डिसोरिएंट हो गई। अल्टीमेटली एंजाइम ने काम करना बंद किया और आपके पास एक्टिविटी डिक्लाइन होते होते दोबारा 0 पे आ गई। क्यों, एंजाइम डीनेचर हो चुका था। ये आपके पास मैंने एक और डायग्राम से इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करवाया। ये एंजाइम की एक पर्टिकुलर शेप है और उसके अंदर उसकी एक्टिव साइड की शेप है, और ये एक्टिव साइड जो है हम देख रहे हैं सबस्ट्रेट की शेप से कंप्लीमेंट्री है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है और रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाता है। आगे प्रोडक्ट जो बन रहा है हम उसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं।
लेकिन अगर आपने, ये सब हुआ ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कर दिया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक्टिव साइड जो है उसकी शेप डिस्टर्ब होगी। अब आपके पास एंजाइम अपना काम नहीं करेगा, यानी वो सबस्ट्रेट को अटैच भी नहीं करेगा और प्रोडक्ट भी नहीं बनाएगा, क्योंकि वो डीनेचर हो चुका है। ठीक है, दूसरा अल्टरनेट क्या है? एक तो अल्टरनेट ये है कि आपने 37 डिग्री से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। दूसरा एक्सट्रीम ये आता है, आप 37 से टेम्परेचर बहुत कम करते हैं, ड्रॉप कर दें। इस केस में क्या होता है, आपके पास एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, क्योंकि उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिल रहा। कितना टेम्परेचर आप कर सकते हो, कहते हैं आप तकरीबन उसको वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट तक कर दो, यानी 0 डिग्री तक टेम्परेचर ड्रॉप कर दो, 10 डिग्री, 4 डिग्री, 0 डिग्री माइनस में ले जाओ, तो आप तब भी देखोगे कि आपके पास एंजाइम एक्टिविटी कम होगी। ये देखो 37 होना चाहिए हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर, लेकिन जैसे ही आप उस टेम्परेचर को 0 के करीब लेते जा रहे हो, आप देख रहे हो एंजाइम एक्टिविटी ड्रॉप करती जा रही है। क्यों? क्योंकि जब आपने टेम्परेचर कम किया तो अल्टीमेटली आप असल में एंजाइम की काइनेटिक एनर्जी कम कर रहे हो। जितनी काइनेटिक एनर्जी कम, एंजाइम सबस्ट्रेट की कोलिजन के चांसेस कम, उतना कम प्रोडक्ट बनेगा। यहां मैंने आपके पास सिमुलेशन रखी है, सिमुलेशन पे भी आते हैं, पहले हम ये टेम्परेचर वाले इफेक्ट को स्टडी कर ले। कहते हैं हाँ, जब आप टेम्परेचर ड्रॉप करते हो ना, 37 ऑप्टिमम टेम्परेचर है, आपने इसे ड्रॉप करते करते 0 डिग्री या 10 डिग्री तक ले आए हो और आपके पास एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो गई है। कहते हैं अगर आप दोबारा से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करो 0 या 10 डिग्री से, तो आप देखोगे कि एंजाइम दोबारा अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा। लेकिन अभी हम पीछे पढ़ के आए, जब हम 37 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर करते हैं तो आपके पास एंजाइम डीनेचर हो रहा था। डीनेचर होने का मतलब था वो अपना स्ट्रक्चर लॉस कर चुका था। हाँ, अब डीनेचर होने के बाद अगर आप कहते हो मैं टेम्परेचर ड्रॉप करता हूं और दोबारा 37 पे लेके आता हूं, तो क्या अब एंजाइम को अपनी एक्टिविटी दोबारा से रीस्टार्ट करनी चाहिए? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने जब एक दफा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाया तो उसका जो स्ट्रक्चर था वो डीनेचर हो गया, और ये रिवर्सिबल है। अब आप बेशक टेम्परेचर कम कर रहे हो, आप देखोगे एंजाइम अपनी नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आप ड्रॉप कर रहे थे, वहां आप सिंपली ये कर रहे थे कि एंजाइम की काइनेटिक एनर्जी कम कर रहे थे, और जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, चूंकि उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट होता है, तो वो दोबारा से काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। आपने ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना है। कहते हैं वो जो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है ना, जहां पे एंजाइम एक्टिविटी नेग्लिजिबल हो जाती है, आप टेम्परेचर ड्रॉप कर रहे हो और अल्टीमेटली एक टेम्परेचर आता है जहां पे आप देखते हो एंजाइम एक्टिविटी ना होने के बराबर है, इसे हम कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर। तो हमारे पास दो पीक्स आ गई, एक वो टेम्परेचर है जहां एक्टिविटी मैक्सिमम है, दैट वाज ऑप्टिमम टेम्परेचर। दूसरा आपके पास था कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम किया एक्टिविटी कम होती चलेगी, एक वक्त आया कि टेम्परेचर की वो वैल्यू आ गई जहां पे हमने कहा कि एंजाइम एक्टिविटी ना होने के बराबर है, उसे हम कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर। हमारा एसएलओ क्या था, हमने ह्यूमन के साथ साथ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की एग्जांपल भी लेनी है। अब जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं ना, ये असल में अगर आप देखो तो नेचुरली हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के चश्मों में रहते हैं। अब गर्म पानी के जो चश्मे हैं उनका टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा होता है। ऑन एवरेज हम कहते हैं कि वो 70 डिग्री या इससे भी ज्यादा टेम्परेचर वाले इंवायरमेंट होता है। तो इसका मतलब है अगर 70 डिग्री या इससे ज्यादा टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में थर्मोफिलिक बैक्टीरिया रह रहा है, आसान अल्फाज में उसके जितने एंजाइम है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ये है। क्योंकि अगर एंजाइम डीनेचर हो गए तो आपके पास तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और रिएक्शन जो है वो होना बंद हो जाएगा। रिएक्शन होना बंद तो इसका मतलब है लाइफ खत्म। लेकिन अगर वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां रिएक्शन हो रहे हैं। तो आप ये कंक्लूड करते हो, हम एक्सपेरिमेंटली भी देखते हैं लेकिन हम सिंपल लॉजिकली भी ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यही जो टेम्परेचर है ये असल में बैक्टीरिया के एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो आपके जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हैं वो आप देखोगे हायर टेम्परेचर पे भी अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। यहां हमने कंपैरेटिवली ग्राफ लिया है। इस कंपैरेटिव ग्राफ के अंदर आप देखो, एक साइड पे ह्यूमन एंजाइम की एक्टिविटी को दिखाया गया है, दूसरी साइड पे जो हीट टॉलरेंट थर्मोफिलिक बैक्टीरिया इनका दिखाया गया है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जहां ह्यूमन एंजाइम जो है वो 37 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के बाद डीनेचर हो जाते हैं, वहीं आप देखते हो कि आपके पास जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है वो 70 डिग्री या प्लस पे भी अपनी एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। ये देखिए जी,
ये आपके पास उसकी हमने एक एग्जाम्पल दिखाई है। कहते हैं ये जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया में अडॉप्टेशन आई है, जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में भी बहुत बेहतर जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हम एंजाइम इन बैक्टीरिया के एंजाइम की ये जो अडॉप्टेबिलिटी है, ये एंजाइम हाई टेम्परेचर पे भी काम करते हैं, ह्यूमन फिर इसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, आपके पास जो वॉशिंग पाउडर होते हैं, जहां आप उन्हें गर्म पानी में मिला के कपड़े को साफ करते हो, तो खुद ऑब्वियस सी बात है कि उन वॉशिंग पाउडर में जो आप एंजाइम यूज करोगे वो ह्यूमन एंजाइम नहीं बल्कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के एंजाइम होंगे। यहां आपके पास एक सिनेरियो दिखाया गया है कि किस तरह हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स पे पेट्री डिश के अंदर इन बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। तो आप देख सकते हो कि आपके पास जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इनकी ग्रोथ भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के एंजाइम है। चलिए जी, हम आते हैं सिमुलेशन पे। जरा एक केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखते हुए इसे अप्लाई करते हैं, किस तरह से टेम्परेचर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। ये आपके पास एक सिस्टम है जी, जिसे हमने सराउंडिंग से आइसोलेट किया हुआ है, और इसके अंदर अभी आप देखोगे हम रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल डालेंगे। ये मैं आपको केमिस्ट्री की सिमुलेशन दिखा रहा हूं, लेकिन आप एग्जैक्ट आइडिया एंजाइम और टेम्परेचर इफेक्ट पे भी अप्लाई करोगे। होगा क्या, ये देखो, ये आपके पास ए रिएक्टेंट है, मैं इसको ऐड करने लगा हूं, थोड़े ज्यादा करते हैं। ये ले जी, दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास है बी सी, ये रिएक्टेंट ही है जो दो मॉलिक्यूल्स हैं। अब असल में होगा पता है क्या, ये ए रिएक्टेंट और बी सी रिएक्टेंट, इन्होंने आपस में करना है रिएक्ट, और ये देखो नीचे इक्वेशन है कि रिजल्टेंटली आपका प्रोडक्ट बनेगा विच वुड बी ए बी। अब ये देखो नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आपके पास, या 0 डिग्री टेम्परेचर पे लेट से आपके सामने है कि रेट ऑफ रिएक्शन ना होने के बराबर है। इतना स्लो मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इतनी कम है कि इनके दरमियान कोलिजन्स हो रही हैं। आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, जिस वजह से आपका प्रोडक्ट नहीं बन रहा। हम इफेक्टिव कोलिजन कैसे कर सकते हैं? अगर हम इन्हें बाहर से हीट अप्लाई कर दें, चूंकि नॉन लिविंग है ना, केमिस्ट्री की सिमुलेशन है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप बाहर से हीट अप्लाई करोगे तो आप देखोगे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा और प्रोडक्ट बनेगा। यही कंसेप्ट आप लिविंग सिस्टम में भी अप्लाई करते हो। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट की कोलिजन्स बढ़ जाती हैं। जैसे यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से दो रिएक्टेंट्स की कोलिजन बढ़ रही है। ये ग्राफ देख रहे हो, ये देखो, ये ग्रीन लाइन है जो आपको टोटल एनर्जी बता रही है। मैंने उसको हीटअप किया था, टेम्परेचर बढ़ाया था, ये देखो, तो ग्रीन लाइन ऊपर मूव कर रही है। अभी भी प्रोडक्ट नहीं बना, देख रहे हो। प्रोडक्ट पता है कब बनेगा? जब ये जो ग्राफ की पीक है, जिसको आप कहते हो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इस पीक के बराबर नहीं ना हो जाएगी, तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यही काम क्या हो रहा होता है लिविंग सिस्टम में, कि जब तक आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट जो है उनकी एनर्जी इतनी नहीं हो जाती, आप देखते हो कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहे होते, और एंजाइम उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में हेल्प आउट करता है। अब होगा क्या, ये देखो, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, आप फ्लेम देख सकते हो। अल्टीमेटली ये देखना, ग्रीन लाइन उस बैरियर को क्रॉस करेगी। जैसे ही अब ये क्रॉस कर गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है। अब आप देखो ए और बी जब रिएक्ट करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, और कुछ मॉलिक्यूल्स बने भी हैं। एक उसकी सिम्टम ये है कि वो आपके पास स्मॉल डॉट जो है ग्रे कलर के, ये सी है जो लैदा हुआ है। सी इसलिए लैदा हुआ है क्योंकि ए बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन गए। और आप देख सकते हो येलो और पिंक कलर के आपके पास दो कंबाइंड सर्कल। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, आप देखोगे आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होती चली जाएगी। अब इसको जरा स्लो करके आपको मैं दिखाता हूं। अब ये देखो, मैंने उसको जब टेम्परेचर ड्रॉप करना शुरू किया है, तो आपके पास इनकी टोटल एनर्जी कम होगी। ये देखो, ये ग्रीन लाइन एकदम नीचे आई है, स्लो डाउन हो गए। आप वाज़ेह तौर पे इनमें देख सकते हो कैसे आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कौन से वाले प्रोडक्ट हैं? ये जो आपके पास येलो और पर्पल या पिंक इकट्ठे हुए हुए हैं, ए बी प्रोडक्ट। अगर आप टेम्परेचर मजीद बढ़ाई रखो तो आप खुद देखोगे आपके पास मजीद प्रोडक्ट बनेंगे। इसी चीज को हम और सिमुलेशन में भी देखते हैं। ये देखें, यही आइडिया यहां पे भी बताया गया कि आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, ब्लू एंड रेड। जब ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे तो आप देखोगे आपके पास ग्रीन प्रोडक्ट बनेगा। ये ले जी, ये देखो, क्विकली हुआ है, लेकिन कंसेप्ट यही है। जब जब आपके पास रेड और ब्लू कोलाइड करेंगे
तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे ग्रीन डॉट्स यानी प्रोडक्ट के अंदर। और ऐसा कब हो रहा है? जब टेम्परेचर ज्यादा है। अब जरा हम क्या करते हैं, इसको रीस्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों के सामने ये देखना, मैं आपको टेम्परेचर लो करके रीस्टार्ट करूंगा। अब आप लोगों ने देखना है प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन स्लो बन रहा है, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन्स कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है। लेकिन आप जैसी टेम्परेचर बढ़ाओ तो आप देखते हो इनके अंदर इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होने से ये देखो एकदम प्रोडक्ट बनता है। तो सेम आइडिया है, यही चीज आप लिविंग सिस्टम में भी अप्लाई करते हो जहां एंजाइम काम कर रहे होते हैं। क्विकली सिमुलेशन को देखते हैं और आगे मूव करते हैं। ये आपके पास देखो डीएनए है और डीएनए को ब्रेक डाउन करने वाला एक एंजाइम है, और साथ में आपके पास ग्राफ है। अभी टेम्परेचर है 0 डिग्री, तो एंजाइम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। लेकिन ये देखो मैं नीचे से इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ये देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे एंजाइम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेगा। और ये इसने डीएनए को कट करना शुरू कर दिया। टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, वो अपना काम कर रहा है। एक वक्त आएगा कि टेम्परेचर हो जाएगा ऑप्टिमम, ये ले 37 डिग्री, ठीक है, और एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये देखें ये उसने कट कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं 37 डिग्री से आगे जाता हूं, एंजाइम चूंकि एकदम नहीं ना होता डी नेचर, तो अभी भी ये अपना काम कर रहा है। लेकिन टेम्परेचर जब एक्सट्रीम पे आएगा तो ये देखो एंजाइम की शेप देख रहे हो कैसे ये डी नेचर हुआ है, और डी नेचर होने की वजह से इसकी शेप डिस्टर्ब हुई। अब ये अपना काम नहीं कर पा रहा। तो ये आपके पास टेम्परेचर का इफेक्ट है एंजाइम एक्टिविटी पे। अगला हमारा फैक्टर है पीएच, जिसे हम स्लाइड से पहले अंडरस्टैंड करते हैं, और इसी तरह की एक सिंपल सी सिमुलेशन से हम इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। जिस तरह एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज थी ना जिसपे आपने देखा एंजाइम अपना काम करता है, और उसमें भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर था, इसी तरह हम देखते हैं पीएच भी एंजाइम पे इफेक्ट करती है, जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं। और एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक पीएच लेवल पे ही अपनी एक्टिविटी शो कर रहा होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं एंजाइम्स जो हैं ये एक्टिव होते हैं बहुत ही नैरो पीएच रेंज के अंदर। अगर आप इस पीएच से कम या ज्यादा पीएच करोगे तो आप देखोगे एंजाइम अपनी एक्टिविटी लूज कर देगा। वो जो एक नैरो पीएच रेंज होती है ना, जिसपे आप देखते हो एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी को ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है, तब आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। ये जो स्पेसिफिक पीएच वैल्यू आती है इस रेंज में, एक रेंज है, नैरो रेंज है, जिसमें आप देखते हो एंजाइम काम करेगा। उस रेंज में एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होगी जहां पे उसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, इसे आप कहते हो ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। ह्यूमन की अगर हम बात करें, देखो टेम्परेचर का मामला और था, पूरी बॉडी का टेम्परेचर 37 था, इसलिए हर एंजाइम उसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर की वैल्यू 37 थी। पीएच में ऐसा नहीं है, पीएच में आप देखते हो आपकी बॉडी ऑर्गन्स की पीएच वेरी करती है, तो इसलिए फिर यहां पे आप देखोगे एंजाइम्स की जो ऑप्टिमम पीएच है वो भी वेरी करेगी। लेकिन उसके बावजूद हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम है ना, इसकी एक स्पेसिफिक रेंज होगी। ज्यादातर एंजाइम आप देखोगे इसी रेंज में ही काम कर रहे होंगे। जैसे आप ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन एंजाइम जो है उन्हें हम देखते हैं वो 6 से 8 की रेंज में, यानी स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली बेसिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं मोस्टली, लेकिन सब नहीं, एक्सेप्शंस भी हैं। तो आपके पास एक जनरल सा ग्राफ बनता है। हम कहते हैं कि जैसे जैसे पीएच बढ़ रही है एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक स्पेसिफिक रेंज है हर एंजाइम की। इस रेंज में हम कह रहे हैं एंजाइम एक्टिविटी हो रही है, और इस रेंज में एक स्पेसिफिक वैल्यू है हर एंजाइम की जिसमें आप देखते हो उसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, जिसे आप क्या कहते हो ऑप्टिमम पीएच। तो ये हमारा एक जनरल पीएच और एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ है। लेकिन अब हम आते हैं अपने स्पेसिफिक केस सिनेरियो पे, और स्पेशली उनमें भी एक्सेप्शन के ऊपर, कि आप देखोगे कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो 6 to 8 रेंज में काम नहीं कर रहे। अब हमने चूंकि एसएलओ में हमें बता दिया है, हमने पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेपाइन एंजाइम इनको देखने, तो इन्हीं की एग्जांपल लेते हैं। पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और रिलीज कहां होता है हम सब जानते हैं, स्टमक के अंदर। और हमें यह भी मालूम है कि स्टमक के अंदर HCl भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से आप देखते हो स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो स्लाइटली नहीं, हाईली एसिडिक होता है। कितना एसिडिक? 2। ये 2 pH को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो ना,
इसको ऐसे अंडरस्टैंड करो कि ये जो स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है और हमारी स्टमक की पीएच को 2 कर देता है, यही HCl अगर आपकी ओरल कैविटी, आपके माउथ में रिलीज हो और आपकी ओरल कैविटी को 2 कर दे उसकी पीएच को, तो आपकी जुबान, आपका अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना वो खराब, गल सड़ जाए, बर्न हो जाए। ये इतनी ज्यादा एसिडिक होती है पीएच, 2 पीएच, लेकिन आपके स्टमक में मौजूद होती है। और उसी स्टमक में आप देखते हो ये एंजाइम जो है वो फूड में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो एंजाइम है पेप्सिन, इसकी असल में ऑप्टिमम पीएच की वैल्यू 2 है, जो कि आप जनरली देखो जो हमारे अक्सर एंजाइम की पीएच वैल्यू की रेंज है 6 to 8, उसका एक्सेप्शन है। ठीक हो गया। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप देखो, आपके पास एक एंजाइम और है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन को आप देखोगे वो स्लाइटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट पीएच पे काम करेगा। ये भी हमारे पास पेप्सिन की तरह प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, लेकिन पेप्सिन हुआ था स्टमक में रिलीज, इसे करता है पेंक्रियास, इंटेस्टाइन में। ये जो पेंक्रियास है, इससे आने वाला ट्रिप्सिन, ये हम देखते हैं स्लाइटली बेसिक एनवायरनमेंट में काम करता है और इसकी जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो 8 होती है। ये देखें, ठीक। तो दो डिफरेंट एंजाइम काम की नोयत के लिहाज से सेम है कि प्रोटीन की डाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन बॉडी के दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में रिलीज हो रहे हैं। तो आप देखो उनकी पीएच, ऑप्टिमम पीएच में जमीन आसमान का फर्क है। एक 2 पे काम कर रहा है, एक 8 पे मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है। ठीक। अब हमारे पास सिनेरियो है कि ये जो ऑप्टिमम पीएच की वैल्यू है, अगर मैं पीएच इससे कम कर दूं या पीएच इससे ज्यादा कर दूं तो क्या होता है? दोनों सिनेरियो में हम देखते हैं जब आपके पास पीएच की वैल्यू चेंज की जाती है, ठीक है, आप पीएच की वैल्यू को कम या ज्यादा करते हो बिलो या अबव पीएच रेंज। वो जो 6 to 8 पीएच रेंज है, या पेप्सिन की 2 है, ट्रिप्सिन की 8 है, इससे कम ज्यादा करने पे पीएच क्या होता है? एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंजाइम बना हुआ है अमाइनो एसिड का, और स्पेसिफिकली एक्टिव साइट के अमाइनो एसिड्स पे आप देखते हो उन पे चार्जेस होते हैं। तो जब आप पीएच चेंज कर रहे हो, तो हमें पता है केमिस्ट्री के थ्रू पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है ना। हाई पीएच का मतलब आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है, तो वो बेसिक एनवायरनमेंट है। इसी तरह एसिड में भी है कि वहां हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो जब आप पीएच चेंज करते हो तो आप असल में क्या करते हो? आयंस की कंसंट्रेशन वेरी कर रहे हो, स्पेशली हाइड्रोजन आयन, और यही फिर जाके एंजाइम की जो एक्टिव साइड वाले अमाइनो एसिड्स हैं उनके साथ बाइंड करके उस एक्टिव साइड के चार्जेस को वेरी करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम अपना काम नहीं कर पाता। लेकिन ये काम यही नहीं रुकता, हम देखते हैं कि पीएच चेंज करने से सबस्ट्रेट के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो भी वेरी करते हैं। जब सबस्ट्रेट और एंजाइम के एक्टिव साइड के चार्जेस वेरी होते हैं ना, तो इनमें आपस में बॉन्डिंग नहीं डेवलप हो पाती, ये रिएक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, ये तो होता है जब आप स्लाइड चेंज कर रहे हो। एक्सट्रीम सिनेरियो ये आता है आपने पीएच में बहुत ज्यादा चेंज ले आए हो। जब आप पीएच के अंदर बहुत ज्यादा चेंज लाते हो तो आप देखते हो कि ये जो एक्टिव साइड के चार्जेस में चेंज आता है ये भी ज्यादा आता है, और जब इनमें बहुत ज्यादा चेंज आता है तो इनके दरमियान मौजूद आयनिक बॉन्ड स्पेशली वो ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम एक्सट्रीम पीएच चेंजेस पे डीनेचर हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हमने एग्जांपल्स ली इसमें हमने देखा कि आपके पास एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू पे ना मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा था, चाहे वो आपके पास पेप्सिन की 2 थी, ट्रिप्सिन की 8 थी। लेकिन थर्ड एंजाइम जो हमारा एसएलओ में क्या कहा जा रहा है, पेपिन, ये बाकी दो से इसलिए मुख्तलिफ है कि ये आप देखते हो कि एक ब्रॉड पीएच रेंज में काम करता है। जैसे कि इसकी पीएच जनरली देखी जाती है 5 to 8 होती है, 5 से लेकर 8 पीएच की वैल्यू में आप देखोगे ये एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो कर रहा होता है। ये भी आपके पास इंटरेस्टिंगली एक प्रोटीएज एंजाइम यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। सोर्स मुख्तलिफ है, हम पपाया फ्रूट से इसको ले रहे होते हैं, और इसका फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर भी वेरी कर रहा होता है। तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखोगे कि आपको कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस मिल रही होंगी। कुछ एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू पे काम कर रहे हैं, पेपाइन जैसे भी हैं जो एक ब्रॉड रेंज के अंदर काम कर रहे होते हैं।
लेकिन ओवरऑल पीएच का इफेक्ट हमारे पास वही रहता है कि एक स्पेसिफिक वैल्यू पे एंजाइम अपनी एक्टिविटी को मैक्सिमम शो करता है। जब आप पीएच को उससे वेरी करते हो तो आप देखते हो एंजाइम का स्ट्रक्चर आल्टर्ड हो जाता है, ठीक है, और वो अपना काम नहीं कर पाता। स्पेशली हम देखते हैं इनमें जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ना, ये डिस्टर्ब कर देते हैं एंजाइम के टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को, ठीक है, जिससे एंजाइम की कन्फर्मेशन शेप चेंज होती है और अल्टीमेटली उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। साथ ही मैंने आपको बताया कि सबस्ट्रेट की आयोनाइजेशन भी चेंज होती है। लास्ट हमारा रह गया एंजाइम कंसंट्रेशन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी आते हैं पीएच से रिलेटेड एक सिंपल सी सिमुलेशन देखते हैं और लेक्चर को इख्तिताम करते हैं। जैसे टेम्परेचर वाली थी बिल्कुल वैसे ही आप देखते हो कि आपके पास ये भी है। ये ले जी, हमारे पास ये देखें डीएनए है अगेन, और उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। पीएच है 0, तो आप देख रहे हो एंजाइम की एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि पीएच 0 में मैंने आपको बताया एंजाइम की शेप डी शेप हो गया, डी नेचर नहीं, डी शेप है। अब आपने गौर करना है, मैं जैसे पीएच बढ़ाऊंगा ना, एंजाइम अपनी शेप इंप्रूव करेगा, उसके दरमियान बॉन्ड्स जो हैं वो दोबारा से पहले वाली हालत में बनेंगे। ये देखो, ये अब वो पीएच वैल्यू है जहां से एंजाइम की एक्टिविटी बेहतर होना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि उसकी शेप बेहतर हो रही है, एक्टिव साइड अपनी फॉर्म में आ रही है। और जैसे ही मैं ऑप्टिमम पीएच पे आऊंगा, आप देखोगे एंजाइम अपनी एक्टिविटी रिटेन करेगा और क्या करेगा, अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। और यहां इसका काम क्या है, डीएनए को कट करना। लेकिन जैसे ही मैं ऑप्टिमम टेम्परेचर से पीएच को, ऑप्टिमम पीएच से दोबारा वैल्यू को बढ़ाऊंगा, अब इसकी एक शेप पे गौर करना, ये दोबारा अपनी शेप लूज करेगा। लेकिन अगर मैं बहुत एक्सट्रीम पे जाके कर रहा हूं तो आप देखोगे कि ये डी नेचर भी हो जाएगा और इस दौरान ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा और यहां डीएनए कट नहीं होगा। चले जी, आज के लिए यहीं तक है, कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपके पास वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी बेहतरीन सी एक वर्कशीट बनी हुई है जिसमें आपको मुख्तलिफ सिनेरियोज में से गुजारा गया है ताकि आप एसएल एग्जाम के लिए तैयार हो सको। और साथ ही एक क्वेश्चन बैंक है आपके प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।